सौर मंडल में अवस्थित एक ग्रह है। अब पृथ्वी के अंदर की चीजों को हम लोग धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। पृथ्वी के अंदर की चीजों में समझने के लिए सबसे जो पहला महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा भू आकृति। क्या है? भू आकृति। भू आकृति क्या होता है? ये जो जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर घर बना हुआ है, जिस पर सड़कें बनी हुई हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, खेलते कूदते हैं, चलते फिरते हैं, उसके बारे में। ठीक है? क्या ये जो जमीन का हिस्सा है या भूभाग है ये हर जगह पर एक ही जैसा है क्या? नहीं है। इसको जब तुम देखोगे तो कहीं पर ऊंचा नीचा है, कहीं पर बहुत ऊंचा है, कहीं पर बिल्कुल पूरा प्लेन है, कहीं पर गड्ढा भी है। तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों को क्या कहा जाता है, ये कैसे बना है और इसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसी के बारे में आज जानना है। तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको भू आकृति कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से बनी आकृतियों को ही भू आकृति कहते हैं। देखो, जमीन जितना भी है ये सारा जमीन जो है प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, चाहे ऊंचा नीचा हो, उबड़ खाबड़ हो, गड्ढा हो, ये सारा चीज अपने आप से बना हुआ है। ठीक है? इसको हम लोग तैयार नहीं किए हैं। इसको क्या कहा जाता है? भू आकृति, जो टेक्टोनिक हलचल, अपरदन और निक्षेपण जैसी प्रक्रियाओं से बनती है। सबसे पहले समझने वाला बात यह है कि ये जो जमीन के अलग अलग रूप हैं, जैसे कहीं पर जमीन ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, ये जमीन के अलग अलग रूप बनते कैसे हैं, है ना? ये जानना जरूरी है कि नहीं, ये जमीन के रूप अलग अलग कैसे बनते हैं। तो इसके पीछे में एक मुख्य कारण क्या है? ये धरती जो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। किस पर स्थित है? टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेटें जो है आपस में क्या करती हैं? इधर से उधर जाती हैं, मूव करती हैं, टकराती हैं और एक ऊंचे जमीन के हिस्से का रूप ले लेती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत। कहीं कहीं पर अपर्दन हो जाता है। अपर्दन का अर्थ हुआ कि कोई ऊंचा जमीन या जगह अगर ऐसा है जिस पर बारिश बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं, वहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वहां की मिट्टी क्या होगी? अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। अब वो जमीन जो है धीरे धीरे क्या होते चले जाएगा? समतल होते चले जाएगा। तो वैसे स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? मैदान, है ना? तो ये सब प्राकृतिक परिघटनाओं से तैयार होने वाली स्थलाकृतियां हैं जिसको हम लोग समझेंगे। प्रमुख भू आकृतियों में ऊंचे ऊंचे पर्वत सबसे पहला भूभाग अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो सबसे पहले किस प्रकार के भूभाग के बारे में जानेंगे? ऊंचे पर्वत। पर्वत के बारे में तुम लोग जानते हो ना, जमीन का ही एक हिस्सा है जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से बिल्कुल छोटा होता है, इस प्रकार से एकदम त्रिभुजाकार आकार से, ऐसा, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। माउंटेन, समतल पठार, कहीं कहीं पर पूरा जमीन जो है एकदम समतल है, कहीं कहीं पर जो है मैदान है, कहीं कहीं पर रेगिस्तान है और कहीं कहीं पर तटीय द्वीप है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्वत के बारे में। ये धरातल के ऊंचे हिस्से होते हैं जिसके शिखर छोटे और आधार चौड़े होते हैं। इस प्रकार का स्थलाकृति जो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाता है और छोटा होते जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ज्यादातर पर्वतों का निर्माण जो पृथ्वी पर हुआ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से हुआ है। ठीक है? दूसरा, पर्वत के बनने के पीछे में क्या कारण है? ये बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट है। यानी पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, गैसें बाहर निकलती हैं, तो अपने साथ बहुत सारा ऐसा पदार्थ बाहर लेकर के आता है जो बाहर में जम करके पर्वत का रूप ले लेता है ना? तो ये दो मुख्य कारण है पर्वतों के निर्माण के पीछे में। इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं क्या? हिमालय। उसके बाद आ जाता है पठार, जिसको प्लेट्यू कहते हैं। ये आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठे हुए लेकिन छोटी के बजाय मेज की तरह समतल होते हैं। अब ये पठार जो है ये एक अलग प्रकार का जमीनी हिस्सा है। ये थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है लेकिन समतल होता है, मेज की तरह। ठीक है? पठार के क्षेत्र में जब तुम जाओगे तो वहां तुमको चट्टानी स्वरूप ज्यादा देखने को मिलेगा, जमीन उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा मिलेगा, लेकिन वैसा ही जमीन लंबी दूरी तक अवस्थित रहेगा। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं? पठार कह सकते हैं। ठीक है? ये आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठे हुए लेकिन चोटी के बजाय मेज की तरह समतल होते हैं। उसी तरह तीसरा लैंडफॉर्म है मैदान। मैदान यानी कि प्लेन। ये निचले और समतल भूभाग होते हैं। ये एक तो निचला क्षेत्र होता है और उसके बाद समतल होता है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ये एक मैदानी क्षेत्र है। यानी इसको जब तुम लंबी दूरी तक देखोगे तो जमीन का कोई भी हिस्सा ऊंचा या नीचा तुमको नजर जल्दी नहीं आएगा, दूर तक तुमको एक जैसा ही नजर आएगा, यानी प्लेन।
इसीलिए इसको मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैदान। ये निचले और समतल भूभाग होते हैं जो आमतौर पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। इस प्रकार का जमीनी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से किसके कारण बनता है? नदियों के द्वारा जो मिट्टी बह करके आती है वो सालों साल एक ही जगह पर जमा होते रहती है। इसके बाद किस चीज का निर्माण हो जाता है? मैदान का निर्माण हो जाता है। उसके बाद रेगिस्तान। रेगिस्तान के बारे में तो तुम लोग को अच्छे से पता होगा। रेगिस्तान को डिजर्ट कहते हैं, है ना। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, वहां पानी तुमको खोजने पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी पूरा तरह से शुष्क भाग, और वहां की मिट्टी बलुआई होती है। तेज हवाओं में वो मिट्टी एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक जाती है। जैविक श्रेणी में अगर देखो तो वहां पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत कम मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, ये वे क्षेत्र हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है और वनस्पति न के बराबर होती है, जैसे थार मरुस्थल। भारत में एक क्षेत्र है जिसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और यहां पर वनस्पति यानी पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। पेड़ पौधों के उगने के लिए तो पानी चाहिए ना। रेगिस्तान में बारिश ही नहीं होता है, वहां पर पानी ही नहीं रहता है, तो यहां पर बिल्कुल भी जैविक क्षेत्र नहीं होता है। भारत में एक मरुस्थल क्षेत्र है जिसको थार मरुस्थल कहा जाता है। पांचवा आ जाता है घाटियां, जिसको इंग्लिश में वैली कहते हैं। पर्वतों और पहाड़ियों के बीच का निचला हिस्सा, यानी जहां पर लगातार पर्वत और पहाड़ियां हैं, उन पर्वत और पहाड़ियों के बीच का निचला हिस्सा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से नदी वगैरह गुजरता है। पहाड़ पर जब बारिश होती है तो पानी फिसल करके नीचे आता है ना, निचले क्षेत्र में जहां से वो नदी बन करके गुजरता है उस क्षेत्र को काटते हुए चले जाता है, और ऊपर से लाई हुई मिट्टी बाकी सारी चीजों को वहां पर जमा करके चले जाता है। उस जमा किए हुए हिस्से में धीरे धीरे एक समतल जमीनी हिस्सा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। ये घाटियां जो हैं नदियों और हिमनदों के द्वारा काट करके तैयार किया जाता है। वहां पर भी मनुष्य रहते हैं, बहुत सारी ऐसी घाटियां हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं, है ना। उसके बाद है भारत की प्रमुख भू आकृतियां। उत्तरी पर्वतमाला में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को हिमालय क्षेत्र देखने को मिलेगा। भारत के उत्तर में अगर देखोगे तुम लोग तो भारत का पूरा उत्तरी हिस्सा जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान। भारत के उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाया गया मिट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसको उत्तर के विशाल गंगा के मैदान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी भारत का पठारी भाग। दक्षिण भारत में जब तुम जाओगे तो वहां तुमको पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा, यानी कि उबड़ खाबड़ लेकिन समतल हिस्सा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल में थार मरुस्थल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहां जल की उपलब्धता बहुत कम है, और उसके बाद वहां जैव विविधता भी बहुत कम है, क्योंकि वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, बारिश बहुत कम मात्रा में होता है। उसके बाद आ जाता है तटीय मैदान, पूर्वी और पश्चिमी तट। भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जब तुम जाओगे तो वहां पर तुमको तटीय मैदान देखने को मिलेंगे, यानी नदी और समुद्र के हिस्से से लगा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु विचरण करते हैं, उसको तटीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसके बाद, यानी अगर उसमें हम लोग लगातार चलते जाएं तो उस क्षेत्र के बाद नदी या समुद्र हम लोगों को देखने को मिलेगा, और उसी के चलते उस क्षेत्र का निर्माण हुआ रहता है। उसके बाद है द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। भारत के दक्षिणतम बिंदु पर जब तुम जाओगे, जहां से हिंद महासागर, अरब सागर ये सब शुरू हो जाता है, तो उन्हीं समुद्रों या सागरों के बीच में छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, ठीक है, वहां मनुष्य भी रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, तो वो जमीन के टुकड़े जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए रहते हैं उसको द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। उसी द्वीप की अगर श्रृंखला बनी हुई है, कई सारे द्वीप एक ही साथ अगर अवस्थित हैं, तो उसको क्या कहेंगे? द्वीप समूह। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये आकृतियां निरंतर परिवर्तनशील हैं। पृथ्वी पर जैसे अगर कोई भी भू आकृति है तो वो सदैव एक समान नहीं रहता है, समय समय पर ये बदलते रहता है, ठीक है। कहीं पर अगर छोटा मोटा पहाड़ी श्रृंखला है तो हो सकता है कुछ समय